सर्वोदय पब्लिक स्कूल ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। जैसे अपन 12वीं कला और में भूगोल पढ़ रहे थे और उसमें अपना पाठ चल रहा था 23वां सिंचाई एवं पेयजल चल रहा था। और सिंचाई और पेयजल के बारे में पढ़े तो अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। जैसे अपन पढ़ रहे थे कि लास्ट इकाई अपना 23वां 24वां और 25वां पाठ है और इसमें देखें तो अपने कुल कितने अंक के प्रश्न आएंगे, तीनों से 5 अंक के प्रश्न आएंगे, यानी कुल 7 अंक के हैं, जिसमें 2 अंक का क्या है, मानचित्र आएगा राजस्थान से संबंधित। तो इसमें अपन ने देखें तो राजस्थान में तीनों पाठ राजस्थान के बारे में, जो अंतिम इकाई है अपनी कि राजस्थान में सिंचाई पेयजल है, इसके बाद अपन राजस्थान में खनिज और उद्योग पढ़ेंगे और अंतिम जो पाठ है अपना राजस्थान में जनसंख्या और जनजातियाँ हैं। इसमें देखें तो अपन ने राजस्थान में पढ़ा था पेयजल की आवश्यक, सिंचाई और पेयजल, यानी सिंचाई में कि राजस्थान में साधन क्या क्या है। उसके बाद देखें तो राजस्थान में पेयजल के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अपन ने राजस्थान में सिंचाई के जो साधन थे कि अपन ने पढ़ा था कि प्राचीन काल से देखें तो राजस्थान में जल संरक्षण के बारे में क्या रही है, जन चेतना रही है। यानी एक प्राचीन काल से देखें तो राजस्थान जल संरक्षण के लिए परंपरागत तकनीकें यहाँ पर अपनाई जाती है, क्योंकि राजस्थान देखें तो एक शुष्क प्रदेश है और वर्षा क्या होती है यहाँ पर कम होती है। इसलिए राजस्थान में देखें तो जल संरक्षण एक परंपरागत क्या रहा है, वो प्राचीन काल से ही देखें तो राजस्थान में जल संरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि शुष्क प्रदेश है। राजस्थान में अपन पढ़ेंगे कि पूरे विश्व के देखें या भारत का देखें तो 1% क्या है, वो जल के व्यय सिंचाई के साधन है। तो राजस्थान में जल की क्या है, बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और राजस्थान में देखें तो परंपरागत अपन ने जल संरक्षण की कुछ विधियाँ पढ़ी थी, जैसे खड़ीन अपन ने पढ़ा था, तालाब है, इसके अलावा देखें तो जोहड़ है, ये नाड़ी है। इस तरह के देखें तो राजस्थान में क्या रहे, परंपरागत जो जल संरक्षण की विधियाँ रही हैं, तो इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने राजस्थान में सिंचाई के साधन पढ़े थे। सिंचाई किसे कहते हैं ये अपन ने पढ़ लिया था कि वर्षा के अभाव में देखें कृत्रिम ढंग से जो फसलों को जल उपलब्ध कराना होता है वो क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और राजस्थान में देखें तो 2 प्रकार के संसाधन अपन ने पढ़े थे। एक तो कौन से होते हैं, भूमिगत जल संसाधन है, और एक कौन से हैं, धरातलीय जल संसाधन है। यानी 2 हैं, एक तो भूमिगत है और एक दूसरे कौन से हैं, धरातलीय जल संसाधन है। तो भूमिगत में देखें तो अपन ने पढ़ा था कुएं नलकूपिया हो गई, और धरातल पर देखें तो तालाब है, जैसे जोहड़ है, ये क्या है, धरातलीय जल संसाधन है। फिर अपन ने पढ़ चुके हैं, ये एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं इनको, कुएं और नलकूप देखें तो वो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। यानी राजस्थान के देखें तो अपन ने पढ़ा था लगभग 66% भाग पर क्या होती है, कुएं और नलकूप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक जयपुर और अलवर जो क्षेत्र है राजस्थान के जिले हैं, इनमें क्या होती है, सिंचाई होती है। उसके बाद देखें तो अपन ने दूसरा सिंचाई का साधन पढ़ा था, नहरें। इसमें भी देखें तो अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के लगभग देखें तो 33% भाग पर किसके द्वारा सिंचाई होती है, नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। तीसरा अपन ने पढ़ा था तालाब, और तालाब पर देखें तो लगभग 0.03% जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें तालाब के माध्यम से भी क्या होती है, सिंचाई होती है। यानी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग देखें उसमें तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। अपन ने पढ़ा था कि भीलवाड़ा जो जिला है राजस्थान का, उसमें क्या होती है, सर्वाधिक तालाब के माध्यम से, वो तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। और नहरों के माध्यम से देखें तो श्री गंगानगर में क्या होती है, सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो इसमें छोटा ही प्रश्न आएगा, या तो आएगा कि राजस्थान में सिंचाई के साधनों के नाम लिखिए, तो 3 साधन है, कुएं और नलकूप, दूसरा नहरें, तीसरा तालाब। या फिर आ सकता है कि राजस्थान में सिंचाई के सर्वाधिक साधन कौन कौन से हैं, तो उसमें सर्वाधिक में आते हैं कुएं और नलकूप, जो 66% भाग पर क्या होती है, उससे सिंचाई होती है। उसके बाद दूसरा है नहरें और तीसरा है तालाब। फिर अपन ने एक प्रश्न पढ़ा था उस समय कुएं और नलकूप में कि एक चांदन नलकूप है जैसलमेर जिले में, जिसमें मीठे पानी क्या रहती है, उपलब्धता रहती है, तो वो क्या कहलाता है, थार का घड़ा कहलाता है। यानी प्रश्न कई बार आता है कि थार का घड़ा किसे कहते हैं, या चांदन नलकूप को थार का घड़ा क्यों कहा जाता है। यानी पूरा वर्ष भर देखें तो इससे क्या निकलता है, मीठा पानी निकलता है, तो ये क्या कहलाता है, थार का घड़ा कहलाता है। यानी 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। बड़े प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि 1 नंबर पूछ सकते हैं इसमें कि चांदन नलकूप कहाँ पर है, तो ये जैसलमेर में, इसलिए इसे थार का घड़ा कहते हैं, क्योंकि वर्ष भर क्या मिलता है, इसे जल उपलब्ध होता रहता है। ये अपन ने पढ़ा।
उसके बाद अपन ने राजस्थान में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ चुके। एक बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा, एक बार दोबारा देख लीजिए। इंदिरा गांधी नहर के बारे में अपन ने पढ़ा था, यानी बड़ा प्रश्न कई बार आ सकता है 4 नंबर का इस पाठ से भी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्णन कीजिए, या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ से निकाली गई है, इसमें कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं, इसके लाभ बताइए। तो इंदिरा गांधी नहर अपन ने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई थी, सतलज और व्यास नदियों के संगम से निकाली गई थी। यानी अपन ने पढ़ा था कि हरिके बैराज से ये निकाली गई थी, और इससे पहले राजस्थान की गंगा या मरु गंगा कहते थे, गंग नहर भी इसका नाम था क्योंकि महाराजा गंगा सिंह के रियासत काल में क्या हुआ था, इसका निर्माण करवाया गया था। और बाद में देखें तो अपन ने पढ़ा था 2 नवंबर 1984 इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। अपन ने इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर है, जिसमें से 204 किलोमीटर तो अपन ने पढ़ा था कि एक फीडर नहर है, और 445 किलोमीटर देखें तो क्या है, मुख्य नहर है। फीडर नहर पढ़ा था अपन ने, हरिके बैराज से जो है मसीता वाली हेड तक है, जहाँ तक इसका पानी कोई काम में नहीं ले जाता है। नहर का वो हिस्सा है जिसका जल न तो सिंचाई के लिए न पीने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और इसका अंतिम स्टेशन अपन ने पढ़ा था, कहाँ पर है, गदरा रोड बाढ़ में राजस्थान में है, जो इसका क्या है, अंतिम स्टेशन या अंतिम केंद्र है राजस्थान में। और राजस्थान का जो पश्चिमी ज़िले हैं जैसे श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है, इन क्षेत्रों में देखें तो सिंचाई है, पीने का पानी, जल वगैरह इससे उपलब्ध करवाया जाता है। नहीं, अपन ने विस्तार से पढ़ा था। फिर इसमें अपन ने पढ़ा कि इसका विस्तार 2 चरणों में किया गया है। उसके बाद देखें तो अपन ने इसके जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी लिफ्ट नहरें पढ़ी थी, पहले शाखाएँ पढ़ी थी। यानी शाखाओं में देखें जैसे दंतौर शाखा है, राउतसर है, पुंगल है, ये इसकी शाखाएं हैं, और जो अनूपगढ़ वगैरह हैं। और इसके बाद देखें तो इसमें अपन ने लिफ्ट नहरें भी पढ़ी थी, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में, और इसका ढाल जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में उसका किसकी ओर रह गया, पश्चिम की ओर रह गया। तो इसका जल जो पूर्व की ओर लाने के लिए इसमें क्या बनाई गई हैं, लिफ्ट नहरें निकाली गई, जो 8 लिफ्ट नहरें अपन ने पढ़ी थी। गंदेली सावा लिफ्ट नहरें, जैसे इसके अलावा बीकानेर लूणकरणसर थी जिसके नाम अपन ने परिवर्तित पढ़े थे बाद में, जैसे गंदेली सावा का अपन ने पढ़ा था कि उसका चौधरी कुंभार हमारी लिफ्ट नहर है, कंवर से लिफ्ट नहर कर दिया गया, पन्नाला बारूपार लिफ्ट नहर है, गजनेर लिफ्ट नहर है, पोखरण जैसलमेर है, और अंतिम जो जोधपुर लिफ्ट नहर है। तो वो 8 लिफ्ट नहरें भी देखनी है, जो इसके क्या है वो परिवर्तित नाम या जो मुख्य नाम है। उसके बाद अपन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्या पढ़े थे, लाभ पढ़े थे। और लाभ में देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र या जो मरुस्थलीय क्षेत्र कहीं राजस्थान का, उसको क्या बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। यानी मरुस्थलीय जो शुष्क प्रदेश था उसमें देखें तो बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। इससे लाभ देखें तो सिंचाई की बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। यानी अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के जो ये पश्चिमी ज़िले, एक तो यहाँ पर सिंचाई की सुविधा अच्छी होगी, और सिंचाई की सुविधा हुई तो यहाँ पर देखें तो पहले मरुस्थलीय क्षेत्र था, बहुत सारी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होता है। इसके अलावा देखें तो ऐसी अनेक फसलें उगाई जाती हैं जिससे क्या होता है, व्यावसायिक फसलों का उत्पादन हो गया, पशुपालन भी किया जाता है, मत्स्य पालन भी किया जाता है। पहले आदिवास वगैरह नहीं थे, लेकिन जैसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई तो बहुत सारे आदिवास मकान वगैरह इस क्षेत्र में बनाए गए। तो उससे भी क्या इस परियोजना से इन क्षेत्रों को क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। इसके अलावा देखें तो 2 लघु विद्युत गृह भी बनाए गए, अपन ने पढ़ा था, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के जो क्षेत्र हैं गंगानगर में। तो ये इंदिरा गांधी नहर देखें तो पश्चिमी राजस्थान के लिए क्या बहुत ज़्यादा वरदान साबित हुई है। तो इसको अपन को अच्छे से याद करना, ये अपन पहले पढ़ा चुके, एक बार रिविजन करवा इस पाठ का। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को अच्छे से याद करोगे, या फिर राजस्थान के मानचित्र में जैसे आ जाए दर्शानी, तो राजस्थान के मानचित्र में इसको देखना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थिति आ सकती है, क्योंकि 2 अंक का जो मानचित्र यहाँ आएगा वो किससे संबंधित आएगा, राजस्थान से संबंधित आएगा। या तो राजस्थान के जिले पूछते हैं इसमें, या फिर देखें तो इंदिरा गांधी नहर जैसे पूछ ली तो इसकी स्थिति भी देखनी है। तो उसके बाद अपन ने देखे दूसरी परियोजना पढ़ी थी चंबल परियोजना, और चंबल में अपन ने पढ़ा था, चंबल कौन से 2 राज्यों की थी, चंबल परियोजना थी राजस्थान और मध्य प्रदेश की थी।
यानी चंबल परियोजना पर भी बड़ा प्रश्न आया, जैसे अपन ने कल जिक्र किया था कि एक तो साझेदारी के बारे में पूछा था कि कौन कौन से राज्यों की क्या ये परियोजना है। उसके बाद अपन ने पूछा था, देखा था कि इस पर बांध क्या है। फिर इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसका महत्व या लाभ क्या है। तो ये इस तरह से 4 अंक का प्रश्न 2019 की परीक्षा में पूछा गया है, तो इस पर भी देखना है। तो चंबल पढ़ा था, राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। दोनों की हिस्सेदारी देखें तो कितनी है, 50-50% है। उसके बाद देखें चंबल परियोजना पर अपन ने पढ़े थे कुल कितने बांध बनाए गए, 4 बांध बनाए गए। पहला बांध पढ़ा था अपन ने गांधी सागर बांध है, जो मध्य प्रदेश के भानपुरा के पास उस जिले में स्थापित किया गया, मंदसौर में 1960 में बनाया गया था। उसके बाद जवाहर सागर देखें कोटा में है, राणा प्रताप सागर देखें कोटा में, और एक कोटा राणा प्रताप सागर देखें तो चित्तौड़गढ़ में है, और एक कोटा बैराज है जो कोटा में बनाया गया है। बैराज किसे कहते हैं, अपन ने पढ़ा ही था कि केवल सिंचाई के उद्देश्य से जो बनाया गया बांध होता है वो क्या कहलाता है, बैराज कहलाता है। फिर इसका अपन ने महत्व या लाभ पढ़ा कि चंबल नदी पहले देखें तो बहुत क्षेत्र में बाढ़ आ जाती थी, एक विनाशकारी आपदा के समान थी। लेकिन जैसे ये बांध बनाए गए तो इनसे जल विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है, सिंचाई का भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ इन क्षेत्रों में, पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। और बहुत देखे तो चंबल वो कोटा क्या बन गया, एक औद्योगिक नगर बन गया, क्योंकि जल विद्युत का उत्पादन हुआ तो ऐसी फसलों का उत्पादन होने लग गया। और इसके अलावा देखें तो बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ इस क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। तो ये क्या हुए, चंबल परियोजना पर बांध बनाए जाने से इस क्षेत्र में लाभ या महत्व मिले इस क्षेत्र को। उसके बाद अपनी अंतिम थी माही परियोजना। माही देखें तो राजस्थान और गुजरात की अपन ने पढ़ा था। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना था, अपन ने पढ़ा था 45% है, और गुजरात का हिस्सा कितना था, इसमें 55% है, यानी 45 और 55 का हिस्सा इसमें। ये देखें तो राजस्थान के दक्षिणी जो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उन जिलों के लिए क्या है, बहुत उपयोगी, यानी आदिवासी क्षेत्र के लिए। आदिवासी अपन पढ़ेंगे जनजातियों में, जैसे इस क्षेत्र में देखें तो डामोर है, गरासिया है, सहरिया है, इस तरह की जनजातियाँ क्या करती हैं, निवास करती हैं। तो ये परियोजना देखें तो आदिवासियों के लिए बहुत ही लाभकारी परियोजना है। और इस पर अपन ने एक बांध पढ़ा था, माही बजाज सागर बांध, जो देखें तो कहाँ बनाया गया, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा कस्बे के पास बनाया गया है। यानी इसमें छोटा ही प्रश्न आएगा, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आता कि माही बजाज सागर परियोजना कौन से 2 राज्यों की, तो ध्यान में रखना राजस्थान और गुजरात की है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45 और गुजरात का कितना है, 55% है। और इस पर देखें तो एक बांध बनाया गया माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान के किस जिले में, बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा कस्बे के पास। और इस योजना का लाभ या उद्देश्य या महत्व पूछे तो इससे आदिवासी जो लोग हैं उन क्षेत्रों के लिए देखें तो इस योजना का बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, लाभ हुआ है। सिंचाई के लिए भी देखें, पेयजल के लिए भी देखें, और विद्युत का उत्पादन भी इस क्षेत्र में जल विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है। तो ये थी अपनी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अलावा किताब में और भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं दे रखी हैं, जैसे बिसलपुर परियोजना है, या फिर छोटी छोटी जैसे इसरदा परियोजना है। तो ये महत्वपूर्ण 3 ही है, इंदिरा गांधी, चंबल और माही परियोजना, ये याद रखनी है। या तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार से आता है, या फिर चंबल परियोजना पर कौन से बांध बनाए गए, इसका महत्व है और इसके उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या फिर माही परियोजना कौन से 2 राज्यों की है, इस पर कौन सा बांध बनाया गया। उसके बाद अपना जो अंतिम बंचा था इस पाठ में, आज राजस्थान में पेयजल के बारे में। ये तो अपन ने किसके बारे में पढ़ा अभी तक, सिंचाई के बारे में पढ़ा है। देखिए पेयजल में देखें तो पीने के पानी की हमेशा राजस्थान में क्या रही है, कमी रही है। अपन ने पहले भी पढ़ा था, 4 लाइनें दे रखी है इसमें राजस्थानी में, मारवाड़ी में जिसको कहें कि घी डोले तो कुछ भी नहीं डोले। पानी का बहुत ज़्यादा महत्व है राजस्थान में, क्योंकि शुष्क प्रदेश है राजस्थान में। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि महिलाएं बहुत दूर दूर से सिर पर मटकी रखकर क्या करती हैं, जल की व्यवस्था करती है, क्योंकि वर्षा क्या होती है, कम होती है। तो राजस्थान में पेयजल के लिए देखें राज्य सरकार बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। स्वयं सहायता समूह जैसे संगठन है, NGO वगैरह हैं, इनके द्वारा भी देखें, या इस प्रकार के कुछ अलग अलग संगठन वगैरह बनाए गए हैं। कुछ जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी जो विभाग है राजस्थान सरकार का, पेयजल जो जल की उपलब्धता करवाता है राजस्थान में, तो उसके द्वारा भी क्या चलाई जा रही है, कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा विस्तार से तो याद करना नहीं है। एक तो ये जनता जल योजना है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है कि जनता जल योजना क्या है। तो ये जनता जल योजना एक पेयजल के लिए योजना है। जनता का मतलब लोगों के लिए जल उपलब्ध करवाना।
यानी लोगों के लिए, उनके लिए पेयजल उपलब्ध कराने की जनता जल योजना है। ये राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग, जो आभ्यंतरिक विभाग है जल, उसके द्वारा चलाई जा रही है। तो छोटा प्रश्न कई बार आता है कि जनता जल योजना क्या है, या जनता जल योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो इसमें ध्यान रखना है। एक देखिए दूसरी आपणी योजना है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न आता है। जर्मन सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है आपणी योजना, जिसमें अपन ने जो इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहर पड़ी थी ना, सावा गंदेली लिफ्ट नहर, उसमें देखें तो जो गांव आते हैं, जिले आते हैं, मतलब जैसे चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, इन जिलों में देखें तो मीठे पीने का पानी क्या करवाया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न थोड़ा ध्यान में रखना है कि यह आपणी योजना क्या है, या आपणी योजना का संबंध किसके संबंधित है। छोटा प्रश्न कई बार आ जाता है। तो आपणी योजना का संबंध क्या है, सावा गंदेली लिफ्ट नहर है, उसके माध्यम से देखें तो पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये जो जिले हैं। उसके बाद देखें तो अपना अंतिम बचा है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। देखिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी इस परीक्षा में 22 जून को जो पेपर हुआ उसमें भी 1 नंबर का प्रश्न आया था कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का उद्देश्य क्या है, 1 नंबर का प्रश्न आया था। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को पेयजल के मामले में या जल के मामले में देखें तो क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया गया है। यानी अभी 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया इस परीक्षा में कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है उसका उद्देश्य क्या है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का मुख्य उद्देश्य है पेयजल के मामले में राजस्थान को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये हो गया कि 2016 में ये अभियान शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। और इसके द्वारा देखें तो राजस्थान के जो परंपरागत वर्षा के जल स्रोत हैं या जल संरक्षण के जो स्रोत रहे हैं, जैसे तालाब है, खड़ीन है, जोहड़ है, टांके हैं, कुंड हैं, उनमें देखें तो जो वर्षा का पानी है उसको अधिक से अधिक क्या करना है, संग्रहण करना है, एकत्रित करना है। और इसमें देखें तो बहुत सारे जैसे भामाशाह वगैरह हैं जो अनुदान सहायता देते हैं, उनके द्वारा भी देखें स्वैच्छिक संगठन है जैसे NGO वगैरह जो काम करने वाले हैं। इसके अलावा देखें तो एक शब्द आया CSR, यानी CSR है, यानी कम्युनिटी के जो देखें सामुदायिक सेवा प्रतिनिधित्व जिसको कहते हैं, यानी कम्युनिटी सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, यानी सामुदायिक सेवा प्रतिनिधित्व है। और इसके द्वारा भी देखें तो लोगों का सहयोग किया जा रहा है। और इस अभियान का जो उद्देश्य देखें वो यही है कि जैसे अपन ने इसमें पढ़ेंगे, पूरा लिखा हुआ है कि 2016 तक देखें तो राजस्थान के जो 3041 गांव हैं उसमें देखें तो 91,043 जल संग्रहण या संरक्षण के कार्य किए गए हैं। यानी जो जोहड़ वगैरह हैं, तालाब वगैरह हैं जो किसी कारण उसके हो चुके, खराब हो चुके, उनकी जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो उनका जीर्णोद्धार वगैरह करवाया जा रहा है। जैसे मनरेगा में भी देखें तो इस तरह कार्य होता है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पड़ी थी उसमें, तो उसमें भी तालाब, जोहड़, इनकी खुदाई की जाती है, जिससे वर्षा के जो जल है उसको अधिक से अधिक क्या किया जाए, इसमें संग्रहित किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। तो उसके लिए चलाया गया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही था कि राजस्थान में जो वर्षा का जल है उसको अधिक से अधिक क्या किया जाए, संग्रहित किया जाए, इकट्ठा किया जाए। और इसमें स्वैच्छिक संगठन हो गए, सामुदायिक सेवा प्रतिनिधित्व है, इसके द्वारा देखें या लोगों के सहयोग के द्वारा भी देखें तो वर्षा के जल को अधिक से अधिक क्या किया जाता है, इसमें एकत्रित किया जाता है। जैसे खड़ीन वगैरह है, इसमें टांके वगैरह हैं, तालाब वगैरह हैं, इनका निर्माण किया जाता है या इनके जीर्णोद्धार, इनकी स्थिति को सुधारने का कार्य सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा और जो स्वैच्छिक संगठन है, सामुदायिक सेवा संगठन है, उनके द्वारा भी इसमें क्या किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है। तो ये है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अपना। तो ये अपना 23वां जो पार्ट है वो क्या होता है, समाप्त होता है सिंचाई एवं पेयजल। यानी लास्ट इकाई जो अपन पढ़ रहे थे इसमें 5 अंक के प्रश्न है, तो इसमें या तो बड़ा प्रश्न आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर चंबल परियोजना आएगी, इसके बारे में पूछा जा सकता है कौन से राज्य में परियोजना जो अपन ने पढ़ा था, बांध कौन से या इसका महत्व या इसका लाभ, या फिर ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इस पर आ सकता है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या संक्षेप में इस पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी इसमें राजस्थान में सिंचाई के साधन देखने को, और नलकूप मुख्य है, उसके बाद नहरें, तीसरी क्या है, तालाब है। और एक जो अपन ने पढ़ाई था बैराज क्या होता है कि केवल सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया बांध क्या कहलाता है, बैराज कहलाता है। तो ये अपना पाठ था।